नमस्कार दोस्तों, मैं ओम चौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने जीवन को अच्छी शुभ भावनाओं के साथ बिना किसी मानसिक तनाव के जी रहे होंगे। जैसे आपको विदित ही होगा, कोविड महामारी के दौर में काफ़ी बच्चे अपनी पढ़ाई से विचलित हो गए हैं और कहीं ना कहीं निराश है। चाहे वह बच्चा गांव का हो या शहर का हो, कहीं ना कहीं वह गाइडेंस के अभाव में निराशा महसूस कर रहा है। इसी निराशा को दूर करने के लिए हमारी दृष्टि 2.0 की टीम ने यह निर्णय लिया है कि हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको जो है विषयवार अध्ययन कराएंगे। आप देखोगे कि हमारे यहाँ की जो क्लास है अन्य क्लास से किस प्रकार से भिन्न होगी। आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ प्रत्येक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का विषयवार अध्यापन कराएंगे। अंत में आपको ये बता दूं कि हमारा जो कोचिंग संस्थान है दृष्टि 2.0 की ऑफलाइन क्लास 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। कोई भी बच्चा, चाहे वह MPPSC स्पेशल की तैयारी कर रहा हो या संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहा हो या फिर RRB NTPC, MP पुलिस या फिर MP जेल प्रहरी, आप देखोगे हमारे यहाँ पर विशेष रूप से टारगेट बेच के रूप में क्लासेस कंटिन्यू चलाती जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ओम चौरिया, आप मेरे द्वारा जो है इंडियन जियोग्राफी का मतलब होता है भारत का भूगोल, इसका आप अध्ययन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो भारत के भूगोल को हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। जैसे आपके सामने इंडिया का मैप है भारत का, तो आप देखोगे मेरे द्वारा भारत का क्या बच्चों, भूगोल। तो भारत के भूगोल को हम दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। इसका एक पार्ट से होता है जिससे हम बोलेंगे भौतिक भूगोल, और इसका दूसरा पार्ट से होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आप देखोगे कि भाई हमारे यहाँ पर किस प्रकार की प्रकृति है, मतलब प्रकृति के द्वारा तो जो दिया हुआ भूगोल है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक भूगोल या फिर भौतिक भूगोल। और जो हमारे यहाँ के राजनेताओं के द्वारा या फिर हमारे द्वारा जो बनाया गया भूगोल है उसे हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक भूगोल। तो आप देखोगे हमको प्रकृति ने क्या दिया है, हमको प्रकृति ने पर्वत दिया है, पहाड़ दिया है, झरने दिया है, नदियाँ दिया है, खनिज दिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर मिट्टी प्रकृति की देन है, फसलें दिया है। तो इस प्रकार से ये जितने भी टॉपिक आएंगे वो किस में आएंगे, भौतिक भूगोल में। अब आप पूछोगे कि सर राजनीति में क्या बचेगा। तो हमारे यहाँ पर राजनीति में आप देखोगे कि भाई 28 राज्य है, 9 यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, परंपरा है, त्यौहार है, रीति रिवाज है, ये सभी आपके किस में आएंगे, राजनीतिक भूगोल में। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानना होता है भारत का सामान्य परिचय के बारे में, कि भाई भारत का किस प्रकार से सामान्य परिचय होना चाहिए। जैसे आप देखोगे इसमें कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखोगे, इसमें आप देखोगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसके बारे में देखोगे। इसके अलावा आप देखोगे कि भाई जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें देखोगे कि भारत का साक्षरता कितनी है, ये देखने को मिलेगा। मतलब जो बेसिक चीज़ होना चाहिए वो चीज़ आप किस में देखोगे, भारत के सामान्य परिचय में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स से होंगे, और रूल से क्या होंगे आपको मैं बता देता हूँ। आप अगर मेरे द्वारा इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन करोगे तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास एटलस मैप होना चाहिए। एटलस मैप कितना इम्पोर्टेंट है इसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे, जैसे ही आप पहला पेज को पलटोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें पूरे के पूरे 28 स्टेट के बारे में जानकारी है। साथ ही 9 यूनियन टेरिटरी जो है इसके बारे में, जो इसकी लोकेशन होना चाहिए और इसकी जो कैपिटल होना चाहिए, राजधानी, इसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा आप देखोगे कि भाई किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है,
इसके बारे में बेसिक जानकारी है। किस राज्य की कितनी जनसंख्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। किस राज्य का कितना जनसंख्या घनत्व है, इसके बारे में इसमें आंकड़े दिए हुए हैं। किस राज्य का लिंगानुपात कितना है, किस राज्य की साक्षरता दर कितनी है। मतलब आप जैसे ही पहला पृष्ठ पलटोगे तो आपको इतनी सारी जानकारी जो कि किसी भी बुक में 8 से 10 पेज में आपको देखने को मिलती है और अलग अलग जगह देखने को मिलती है। तो वहीं आप देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से केवल एक ही मैप में आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई है। इसके अलावा आप अगर देखोगे, थोड़ा हल्का सा हिंट कर देता हूँ कि इसके अलावा आप अगर देखोगे कि भाई इसके बारे में या फिर एटलस से पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी एक झलक देखिए। जैसे मैंने आपके सामने जो है इंडिया का जो फिजिकल मैप होना चाहिए या फिर भौतिक इंडिया का मैप होना चाहिए, तो इसमें आप देखोगे कि भाई किस तरीके से उत्तर में हिमालय की जो रेंज है वो दर्शाई गई है। किस तरीके से उत्तर का विशाल मैदान है, इसके बारे में दिखाया गया। किस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसके बारे में दर्शाया गया। इवन इस एक पेज में आप देखोगे कि भाई 8 से 10 पेज का जो मटेरियल होना चाहिए वो केवल और केवल किस में है, एक ही पेज में है। कैसे? तो आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमको पढ़ना है कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी पर्वत चोटियाँ हैं, इसको देखना है। एक आपका टॉपिक हो गया पर्वत चोटियाँ। तो आप देखोगे कि भाई अरावली रेंज राजस्थान में दिख रही है, उसके दक्षिण में मालवा का पठार दिख रहा है। आपने सतपुड़ा रेंज का नाम सुने ही होंगे, उसके दक्षिण में। उसके उत्तर में आपको विंध्याचल रेंज दिखेगी। आप दक्षिण में देखोगे तो आपको दिखेगा महादेव की पहाड़ी, इसका नाम आपने सुनी होंगे। अमरकंटक की पहाड़ी भी लिखी हुई है। आप इधर साइड अगर आओगे तो आपको दिखेगा छोटा नागपुर का पठार दिखेगा। दक्षिण में आप आओगे तो आपने सुने होंगे दंडकारण्य का पठार के नाम सुनी होंगे। नीचे दक्कन का पठार पूरा का पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटका का एरिया। नीचे आप देखोगे तो पूरी जितनी भी पहाड़ी है, चाहे नल्ला मलाई की पहाड़ी हो, चाहे अनाईमुडी की पहाड़ी हो, कार्डमम की पहाड़ी हो, पालकोंडा, एनाकोंडा, मतलब जितनी भी पहाड़ियाँ हैं पूरा व्यवस्थित रूप से लोकेशन वाइज इसमें दी हुई है। तो दोस्तों आपको तो मैंने ये चीज़ बताया है कि भाई आखिर में एटलस मैप कितना ज़रूरी होता है। साथ में दूसरा रूल से आपका जो होगा वो ये होगा कि आपके पास आउटलाइन मैप होना चाहिए। आउटलाइन मैप कहने का मतलब है कि इंडिया का पूरा आपके पास मैप होना चाहिए जो कि पूरा आउटलाइन होगा, और उसमें आप क्या करोगे, अपने तरफ से जो जानकारी रहेगी वो इसमें क्या करोगे, भरोगे। एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि भाई मैंने आपको हिमालय का इसमें क्या किया, वर्णन किया है। तो आप देखोगे कि भाई हिमालय 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप देखोगे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय के बारे में। इनका क्षेत्रफल कितना है बाकायदा इसमें दर्शाया हुआ हूँ। इनके बीच में जो क्षेत्र है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, इनको मैंने इसमें दर्शा दिया हूँ। सबसे लंबा कौन सा हिमालय है, इसमें आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई किस तरीके से आउटलाइन मैप इम्पोर्टेंट होता है। इसके आगे आप अगर ये समझ नहीं आया होगा तो आगे आपको दिखा देता हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए भी ये आउटलाइन मैप कितना ज़रूरी होता है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हो उस समय हमारे यहाँ पर 16 महाजनपद होती है। तो 16 महाजनपद हमारे यहाँ होती है, तो भाई इसकी लोकेशन क्या होती है हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान एग्जाम का अगर स्वरूप आप देखोगे तो पुराने बेस नहीं आते कि भैया भारत का क्षेत्रफल कितना है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में या जनसंख्या में, बल्कि ये पूछा जाता है कि भाई भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भी ये पूछा जाएगा कि भाई अगर आप देखोगे कि भाई जो द्वीपीय क्षेत्र है, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या लक्षद्वीप है, इनको छोड़कर आप क्षेत्रफल बताइए।
मतलब क्वेश्चन का लेवल इतना कठिन हो गया है। या फिर आपसे यूँ पूछ लिया जाएगा कि भाई निम्न में से किस राज्य की सीमा अन्य राज्यों की सीमा से टच नहीं करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन उसका जो स्वरूप है वो क्या हो गया, बदल गया। मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि भाई प्राचीन भारत के इतिहास में आपसे पूछा जाता है कि भाई भारत में 16 महाजनपद थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपके यहाँ पर 16 महाजनपद है तो वर्तमान में किस राज्य में है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि उसकी राज्यों की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप उन्हीं 16 महाजनपदों को आउटलाइन मैप में दर्शा दोगे तो आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि भाई राज्यों की लोकेशन पता चलेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि भाई जो महाजनपदें थी वो किस राज्य में, जैसे मैंने आपको इसमें आउटलाइन किया हूँ कि कम्बोज महाजनपद जो थी वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। या फिर गंधार जो जनपद थी वो कहाँ पर है, वर्तमान के अफ़गानिस्तान में। या फिर जैसे आपने अवंती का नाम सुने होंगे जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, उज्जैन बोलते हैं। प्राचीन भारत में उसको क्या बोलते थे, अवंती। तो मैंने इसमें लोकेशन में दर्शाया है कि जो अवंती है जिसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो इससे आप देखोगे कि भाई कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, आउटलाइन मैप के माध्यम से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो आपने देखे कि भाई किस तरीके से आपके लिए आउटलाइन मैप ज़रूरी है और किस तरीके से आपके लिए एटलस मैप ज़रूरी है। इसीलिए मेरा आप अगर अगला मैप देखोगे तो आपके पास एटलस मैप और आउटलाइन मैप होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले लेक्चर रहेंगे पूरे के पूरे क्या रहेंगे, मैप आधारित होंगे। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहला टॉपिक होता है वो भारत का सामान्य परिचय होता है। भारत के सामान्य परिचय में आपको ये देखना होता है कि भाई भारत का नामकरण, कि भाई भारत का नामकरण आखिर कैसे हुआ। या फिर सामान्य परिचय में आपको ये देखना होता है कि भारत का सामान्य विस्तार या फिर भौगोलिक विस्तार या उसकी अवस्थिति, इसको आपको देखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत के नामकरण की अगर बात करूं कि भारत का जो नामकरण है वो कैसे हुआ है, आखिर भारत को भारत के नाम से क्यों जाना जाता है, या फिर इसके जो अन्य नाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा भारत का नामकरण। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे साथ साथ आपको जो है बोलते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, भारत का नामकरण। जैसे आपको पता ही है कि भारत को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे आपने भारत का नाम क्या सुने होंगे, इंडिया भी सुने होंगे। भारत का नाम आपने क्या सुने होंगे, हिंदुस्तान भी सुने होंगे। भारत को आपने और आर्यावर्त के नाम से भी सुने होंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे भारत को अनेक नामों से जाना जाता है। तो हमको ये देखना है कि भाई भारत को जब अनेक नामों से जाना जा रहा है तो क्यों जाना जा रहा है। ये बोला जाता है कि भाई भारत का एक नाम क्या है, भारत है। वायु पुराण में ये बोला जाता है कि भाई प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते जिसका नाम क्या था, दुष्यंत, राजा दुष्यंत। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था शकुंतला। तो ये बोला गया है कि भाई प्राचीन काल में जो राजा थे जिसका नाम था शकुंतला और दुष्यंत, तो इनके पुत्र का नाम क्या था, भरत। तो वायु पुराण में ये बोला गया है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। कई अन्य इतिहासकार ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का नाम भारत इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है ऋग्वेद में, ऋग्वेद का नाम तो आपने सुने ही होंगे। ऋग्वेद में जो लोग रहा करते थे उनका नाम क्या था, भरत जन। मतलब ऋग्वेदिक काल में जो लोग वहाँ रहते थे उनको क्या बोलते थे हम,
भरत जन। इसीलिए बोला गया है कि भाई भरत जन के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कि हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। आखिर हिंदुस्तान कहाँ से आया, तो आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण हुए, हमारे यहाँ पर ईरानियों के आक्रमण हुए, यूनानियों के आक्रमण हुए। तो जब हमारे यहाँ पर ईरानियों ने आक्रमण किए तो आप देखोगे कि भाई ईरान आपको कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, और इसका जो पड़ोसी है उसे हम क्या बोलेंगे, ईरान बोलेंगे। तो जब हमारे यहाँ पर ईरानियों ने आक्रमण किए तो ईरानियों के आक्रमण करने के पश्चात आप देखोगे कि भाई भारत से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए हमारे यहाँ पर क्या पड़ती है, सिंधु नदी। तो जब इसका अन्य नाम आप देखोगे तो इसका अन्य नाम क्या है, इंडस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंडस। तो आप देखोगे कि जब ईरानियों ने इंडस नदी को पार किया, कौन सी नदी को, इंडस नदी को, तो उसको उनको जो है उस समय इंडस बोलते नहीं आ रहा था, वो क्या बोल रहे थे कि भाई ये कौन सी नदी है, हिंदस। कौन सी नदी, हिंदस नदी। तो ये बोला गया है कि भाई चूंकि हमने हिंदस नदी को पार करके आए, इसीलिए हिंदस नदी के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो शब्द है वो किसकी देन है, ईरानियों की। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके अलावा आपके सामने मैंने एक जिक्र किया है कि भारत का एक नाम क्या है, भारत का एक नाम है इंडिया। दोस्तों इंडिया सुनने में लगता है कि भाई ये तो अंग्रेज ने देकर गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए। तो आप देखोगे कि भाई एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द क्या है, यूनानी शब्द इंडोई। तो जब हमारे यहाँ पर यूनानियों का आक्रमण हुआ तो उस समय वहाँ पर एक शब्द प्रचलन में था जिसका नाम क्या था, इंडोई। तो जब वो हमारे यहाँ पर इंडिया में आए तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे यहाँ पर एक शब्द काफ़ी प्रचलन में है जिसका नाम है इंडोई, और इसी का नाम हम क्या रखेंगे, इंडिया। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि भाई इंडिया नाम कैसे पड़ा, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद अंत में आप देखोगे कि इसका एक अन्य नाम भी क्या है, आर्यावर्त। क्या नाम है दोस्तों, आर्यावर्त। तो दोस्तों आर्यावर्त कैसे पड़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम जो है आर्यों की संतान है, या फिर आप में से कुछ लोग ये बोलते होंगे कि भाई हम क्या हैं, आर्यों की संतान है। तो जब हमारे यहाँ पर आर्य लोग आए तो आर्यों के द्वारा बोला गया है कि भाई चूंकि हम क्या है, आर्य है और यहाँ की संस्कृति या फिर समाज को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, आर्यावर्त। तो आर्यावर्त दोस्तों नाम क्यों पड़ा, आर्यों के आगमन के कारण। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि आखिर भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, या फिर ऋग्वेद में जो भरत जन थे उसके कारण क्यों भारत पड़ा, या फिर ईरानियों के आक्रमण के समय चूँकि वो इंडस नदी को पार करके आए थे इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। दोस्तों आपने देखा है कि भाई इंडिया क्यों पड़ा, आपने देखे कि इसका नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन है इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। तो अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। तो इसको देखेंगे। तो आपके सामने पूरा का पूरा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप देखते होंगे कि भाई किस तरीके से पड़ोसी देशों को हमने सजाए हुए हैं, किस तरीके से आपने देखे कि हमारे जो उत्तर भारत के राज्य इसको सजाए हुए हैं। तो आखिर आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर आप देखोगे पूरे के पूरे इंडिया को,
उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसका पूरा का पूरा आकार। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन उठेगा दोस्तों कि भाई जब आपने बता दिए कि पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आपने ये भी बताया कि भाई भारत में जो है 28 राज्य है और 9 यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप देखोगे कि भाई, या फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये भी बता दो कि भाई भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य होगा वो कौन सा होगा, राजस्थान। तो क्षेत्रफल में आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो क्या होगा दोस्तों, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया। दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि भाई सबसे छोटा भी होगा। तो सबसे छोटा जो राज्य होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो राज्य होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका गोवा होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य होगा वो आपका क्या होगा, सिक्किम होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा हो गया आपका राजस्थान और सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, आपका सिक्किम होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे कि भाई भारत की जनसंख्या कितनी है, क्यों जब क्षेत्रफल आपका हो गया तो भाई जनसंख्या भी आपकी कुछ होगी। तो जनसंख्या आप देखोगे तो भारत की टोटल ऑफ जनसंख्या जो होगी क्या दोस्तों, जनसंख्या। तो भारत की जो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी वो कितने मिलेगी, 2011 की जो जनसंख्या है, जनगणना है, उसके अनुसार आपको मिलेगी 121 करोड़। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। क्लियर हुआ। तो ये आपको जो आंकड़ा मिलेगा वो कब का मिलेगा, जनगणना 2011। तो 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। इसके अलावा आप देखोगे कि भाई आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई सब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य जो होगा जनसंख्या के मामले में वो होगा यूपी। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। तो सबसे कम कौन सा होगा, तो सबसे कम आपका जो होगा वो कौन सा होगा, गोवा होगा। तो दोस्तों आपने देखे कि भारत का जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। तो इस तरीके से आपने क्या देखे, जनसंख्या को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जब भारत का भूगोल विस्तार जो है इतना है तो भाई इनके बीच में कुछ दूरी होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि भाई उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम, इनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए कि भाई हमको उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण के किनारे तक जाना है, तो भाई हम कितना किलोमीटर का रास्ता तय करें। तो इसके लिए बोला गया है कि हम अगर उत्तर से दक्षिण तक जाएंगे तो हमको जो जाना पड़ेगा वो जाना पड़ेगा 3214 किलोमीटर। आगे ये बोला गया है कि भाई हमको अगर पूर्व से लेकर पश्चिम के किनारे तक जाना है तो कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए बोला गया है कि भाई इसके लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, 2933
किलोमीटर। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो सामान्य परिचय रहेगा वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।